हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो सर्कल पे होगा और आगे हम लोग डिस्कशन अपना शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो हमने ऑलरेडी बहुत कुछ कवर अप तो कर चुके हैं और अभी बहुत कुछ कवर अप करना बाकी है। तो शुरू करते हैं, लेकिन लास्ट में जो हमने पढ़ा था जस्ट उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ रखी थी कल मैंने क्या पढ़ा था कि भैया अगर हमारे पास एक सर्कल है, अगर मान लो लाइंस है, या तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या तो वो टच करेगी, या तो वो इंटरसेक्ट करेगी। देयर आर ओनली थ्री कंडीशंस पॉसिबल। ऑलराइट, केवल तीन कंडीशन ही यहाँ पर पॉसिबल होगा, और कोई कंडीशन अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो हो ही नहीं सकता। ऑलराइट, तो मैंने आपसे ये बोल दिया कि अगर मान लो ये वाला केस कब होगा, वो वाला केस तभी होगा, कब होगा याद है? देखो, दिमाग लगाया था हमने, थोड़ा सा बुद्धि लगाया था और हमने निकाला था फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये मैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए लिख रहा हूँ, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ यार, केवल इस तरह से लिख दे रहा हूँ जनरल फॉर्म में कि हाँ, जो सी पर जो कंडीशन आया था वो लिख दूंगा और कुछ नहीं कर सकता मैं। सी तो वो ग्रेटर देन वाला कंडीशन आया था ना, क्या आया था? आर रूट एम स्क्वायर प्लस वन, और यहां से आर रूट एम स्क्वायर प्लस वन नहीं था, माइनस था, याद है क्या? लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है? माइनस आर इंटू रूट एम स्क्वायर प्लस वन। लेकिन यहां पर क्या लग जाएगा यार, बताओ जरा? लेस देन का साइन लगा था और यहां पर पॉजिटिवली आर रूट एम स्क्वायर प्लस वन। लेकिन जो थर्ड केस हमारा था वो क्या था कि जब वो कोई सर्कल पे हमने कोई लाइन जस्ट हमने ड्रॉ किया और वो बस टच करके निकल जा रहा है, तो उस केस में जो सी की वैल्यू आई थी वो आई थी प्लस माइनस आर रूट एम स्क्वायर प्लस वन। जस्ट उसको रिमाइंडर अपने मतलब अपने दिमाग में रखो, कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं है, हल्का सा भी अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे याद कर ले जाओगे इसको, समझ रहे हो? इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये तीन चीजें हैं जो कि बिल्कुल आपको अपने दिमाग में एकदम जहन में बैठा लेना है, ठीक है? और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो इसके बारे में करेंगे। अब देखो, इसको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ऑलराइट, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी पता चल रहा हो कि ये जो सर्कल है, हमने यहाँ पर एक टेंजेंट बना दिया, तो कैसे हमने प्रूफ कैसे किया था कि लेट सपोज यहाँ पर सर्कल का सेंटर है और उसका जो रेडियस होगा और जो इस लाइन से इस सर्कल के सेंटर का जो परपेंडिकुलर दूरी होगा, अगर दोनों बराबर होते हैं तभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई लाइन अगर हम वो ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट बन जाए। तो जब टेंजेंट तो जब बना तो ये कंडीशन आया था, तो यानी क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये क्या है बच्चों? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इस बात को बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखो, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और जब क्वेश्चंस करेंगे तब तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। और जो आज मैं कंसेप्ट लेने वाला हूं उसमें भी हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के बारे में। तो जस्ट अभी इसको दिमाग में रखो कि मतलब इसको तो बिल्कुल अपने मतलब दिमाग में रखो ही कि सी की वैल्यू प्लस माइनस आर रूट एम स्क्वायर प्लस वन होगा कब? ये जब हमारा कोई सर्कल है और कोई लाइन हम जस्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो टेंजेंट होना चाहिए उस सर्कल के। यस और नो बच्चों? बात बताओ मुझे, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें चल रही हैं अभी, और कुछ खास हमने पढ़ा नहीं था। और वो पोजीशन ऑफ पॉइंट जस्ट सिंपल था, जस्ट हमें उसमें पुट करना है एंड देन आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलो ठीक है, पहले थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तो करना ही है। पहले थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं आज। इसको इरेज करूं, ये तो अभी हमारा कल का ही डिस्कशन था, जस्ट हमने रिकॉल किया क्या चीज हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था। ऑलराइट, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा उसको जाकर के बिल्कुल देखना चाहिए कि इन सब चीजों का हमने प्रूफ वहां पर देखा है और कैसे हमने लाया था वो सब हमने वहां पर डिस्कशन किया हुआ है। तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, वो क्या है? वो है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना, लेकिन किसमें? वेरियस फॉर्म में। पहले कई सारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना तो हम सीख चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सर ओरिजिन अगर उसका सेंटर शिफ्ट रहेगा तब भी हम लिखना जानते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हो, बट यहाँ पर मैं टेंजेंट के इक्वेशन के लिखने की बात कर रहा हूँ, सर्कल के टेंजेंट, सर्कल का नहीं, सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो वेरियस फॉर्म ऑफ, या फिर एक काम करो ये डालो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म।
ऑलराइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म। हम लोग आज टेंजेंट का इक्वेशन देखेंगे, लेकिन कई सारे वेरियस फॉर्म्स में हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो पहला फॉर्म आता है आप लिख सकते हो उसको क्या, पॉइंट फॉर्म। बहुत ज्यादा फेमस चीज चल रही है, जस्ट आपको दिमाग में रखना है आपको, पॉइंट फॉर्म। हम लोग टेंजेंट का डिस्कशन कर रहे हैं। टेंजेंट मतलब क्या होता है, अगर कोई सर्कल है उसके ऊपर कोई लाइन बस टच करके निकल जाए। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये सुन लो, जिस पॉइंट पर ये लाइन सर्कल को टच करता है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लिख लो भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छे से लिख दो क्या, ओके। तो जहां पर हमारा टेंजेंट सर्कल को टच करके निकलता है उस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऑलराइट। तो हमारा ये तो समझ में आ गया कि हाँ, जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच करके निकलेगा वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। तो ये हम लोग पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन देखने जा रहे हैं। तो एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊं, जस्ट मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, ऑलराइट। और यहाँ पर मैंने सर्कल का जो सेंटर है वो मैंने क्या लिया है, 0,0। और यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट P है जो कि हमने बहुत पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर से ही, x, y। ये हमारा बेसिक फंडा रहेगा। तो यहाँ पर हमें सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है और कोई पॉइंट हमारा जस्ट गिवन है, इसको x, y मत लो, x1 y1 ले लो। क्या ले लो, x1 y1। अच्छा सर ठीक है, अभी क्या करें, अभी देखो मैं ये कह रहा हूँ इस पॉइंट P पर आपने एक टेंजेंट बनाना है, आपको एक टेंजेंट बनाना है। क्या बनाना है, आपको जस्ट एक टेंजेंट बनाना है। और इस टेंजेंट को मैं T से रिप्रेजेंट करूंगा। तो टेंजेंट तो मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहां से अगर आपको दिमाग में हो तो हमने क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ा था, अगर हम टेंजेंट से सर्कल के सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो हमारा लाइन बनता है वो टेंजेंट से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। जैसा ये सब बेसिक फंडा आपको क्लियर है, मैं मान करके चल रहा हूँ। तो यहाँ तो ये 90 डिग्री ऐसा हम लोग मान सकते हैं, बिल्कुल। इसमें कुछ समझिए ऐसा था ही नहीं अभी हमारा। अब जो मेन थिंग है इसमें समझने वाला वो क्या है, एक्चुअली मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ इन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब यहाँ पर जस्ट कोई पॉइंट है, उस पर हमने टेंजेंट बना दिया, तो इस पॉइंट के का जो कोऑर्डिनेट है उसी के फॉर्म में आपको एक उस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो मेरे पास दिमाग में आ रहा है कि टेंजेंट का अगर इक्वेशन मुझे लिखना है, चलो ठीक है, एक पॉइंट उस पर लाई करने वाला तो पता है, बस उसका स्लोप पता चल जाए तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर इसका स्लोप मैं बता दूं OP का, अगर मैं इसको O मान लूं, O मान लूं, O मान लेते हैं, और ये 0 है, एक काम करो O इस तरीके से लिख दूं क्या, बिल्कुल O है ये O। और OP का जो दूरी है बच्चों, दूरी नहीं, OP इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। अगर हमारा OP का स्लोप आ जाएगा, क्या उसकी मदद से हम लोग इस टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं, बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन में से, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पर आपसे बस लिखना चाह रहा हूँ स्लोप ऑफ OP मींस m ऑफ OP इज इक्वल टू व्हाट, y1 माइनस 0। तो y1 आ जाएगा अपॉन x1। तो ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ OP। अब बात आती है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ m ऑफ t से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, माइनस x1 अपॉन y1। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है, नहीं। क्यों, क्योंकि m ऑफ OP इंटू m ऑफ t इज इक्वल टू -1 होता है, उसी की वजह से हमने ये लिख दिया। ये सब बेसिक फंडा क्लियर है ना, जैसे कि हमने क्या किया था, डिस्कस किया था ना, बताओ क्या इसको। अच्छा ठीक है, बता देता हूँ, देखो यहाँ पे लिख लो m ऑफ OP इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे m ऑफ OP क्या है, y1 अपॉन x1। तो x1 उधर जाएगा और y1 नीचे आ जाएगा, तो माइनस x1 बाई y1 नहीं आ जाएगा क्या। तो एज इट इज यही तो मैंने लिखा था, माइनस x1 अपॉन y1। तो ये आ गया हमारे टेंजेंट का स्लोप। और टेंजेंट का स्लोप जब पता हो और एक पॉइंट उस पर लाई करने वाला पता हो, तो क्या पॉइंट फॉर्म जो हमने पढ़ा था एक इक्वेशन लिखने के लिए, उसकी मदद से हम लोग इस टेंजेंट का इक्वेशन नहीं लिख सकते क्या, एब्सोल्युटली हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, y माइनस y1 जो उस पॉइंट पर लाई कर रहा है इज इक्वल्स टू स्लोप
स्लोप क्या है उस टेंजेंट का, माइनस x1 अपॉन y1 इंटू y माइनस व्हाट, सॉरी x माइनस x1 होता है ना, याद रखो ये सब फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। x माइनस x1 हो गया। अब जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इंटू y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस x इंटू x1 माइनस या फिर प्लस x1 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अब मैं ये कह रहा हूं कि काम करो, x1 को इधर LHS में लेते जाओ और ये y1 स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट -1 है, मतलब माइनस y1 स्क्वायर को जस्ट आप RHS में लेते जाओ। तो यहाँ पर मैं एज इट इज लिख सकता हूँ कि x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो इसको अभी के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन मान करके चल सकता हूँ क्या, इसको अभी के लिए मैं जस्ट फर्स्ट इक्वेशन मान करके चल रहा हूँ। अब ये काम करते हैं, इतने पोर्शन को हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं, इतना कुछ काम अभी है नहीं हमें, ऑलराइट। और यहाँ से जस्ट हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो देखो जरा, उसको मैंने पहला इक्वेशन बना लिया। अब आपको पता है कि कैसे हम लोग इसका, इस सर्कल का अगर मुझे इक्वेशन लिखना होगा और उसका जो सेंटर है, मतलब हाँ उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर लाई कर रहा है, तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सर्कल का इक्वेशन इस तरीके से हम लोग लिखते थे। तो एक काम कर, अगर इस तरह से नहीं लिखना चाहते हो तो ये लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बात मानते हो? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर बोला जा रहा है ये पॉइंट P जो है, क्या वो इस सर्कल पर ही लाई कर रहा है, यस और नो? वो पॉइंट इस सर्कल पे भी लाई कर रहा है और टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है। तो क्या वो पॉइंट जो x1 y1 है वो सेटिस्फाई करेगा? पॉइंट जो x1 y1 है वो क्या करेगा, सेटिस्फाई, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम लोग का इस तरीके का कुछ अच्छा सा इक्वेशन दिख रहा है, क्या मैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर जो कि हमें यहाँ पे भी दिख रहा है उसकी जगह मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ? बात समझ रहे हो? ओके। तो यहाँ पर जस्ट मैंने इसकी वैल्यू उसमें पुटअप किया है और यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखा, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो यही तो है हमारा पॉइंट फॉर्म। अब कई लोग कहेंगे सर यहाँ x और y भी दिख रहा है, तो किसी भी लाइन, टेंजेंट इज व्हाट, लाइन, तो किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो उसमें x और y होना कंपलसरी होता है। तो ये x1 y1 तो तुम्हें पता ही होगा ना कि किस पॉइंट पर निकालना है। तो x1 y1 तो तुम्हें नोन होगा। तो मान लो ये कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है x1 और y1, तो कांस्टेंट क्वांटिटी इनटू सम वेरिएबल लाइक x एंड y, तो हमारा जो आंसर आएगा वो फाइनली एक टेंजेंट का ही इक्वेशन आएगा, क्योंकि हमने इतना सब जो मशक्कत किया है वो इसी के लिए किया है हमने। ओके, तो बात आती है सर इसको याद कैसे रखें, इसको याद कैसे रखें? आखिर में क्या हम लोग हमेशा इतना सारा प्रोसीजर ये करते हुए यहाँ पर पहुंचेंगे? नहीं। अगर आपको ये याद रखने वाला फंडा अगर आपको आजमाना है तो जैसे आप अपने दिमाग में ये रख सकते हो, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। जो मेथड हमने डिस्कस किया वो तो यही है जो हमने मेथड अभी डिस्कस किया, लेकिन अगर तुम्हें याद रखना है तो एक बात बताओ, क्या इस सर्कल का इक्वेशन ये होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर? ये सब होगा क्या? तो अगर मैं कहूँ, अगर मुझे सर्कल का इक्वेशन पता है तो एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसको मैं एक्स इंटू x1 से अगर रिप्लेस कर दूं, और वाई स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसको मैं अगर वाई इंटू y1 से रिप्लेस कर दूं, तो क्या वही चीज आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से रिप्लेस कर दो, वाई स्क्वायर को वाई y1 से रिप्लेस कर दो, जिससे हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा इन पॉइंट फॉर्म। ऑलराइट, ओके। तो कुछ इंपॉर्टेंट से मैं ट्रांसफॉर्मेशंस आपको बताऊंगा। ये तो हमने इन जनरल बात किया ना कि हाँ चलो ठीक है 0,0 जब सेंटर उसका रहेगा तब, लेकिन हमने एक ऐसा भी सर्कल देखा है जिसमें उसका सर्कल ओरिजिन पर लाई नहीं करता, वो कहीं और लाई करता है। तो उस केस में हम लोग कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, तो उस केस में मैं प्रूफ नहीं करूंगा, बस मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हमको जस्ट करना पड़ता है। ओके, वो आप कर सकते हो बिल्कुल एज इट इज, यही सब वो होगा। और यहाँ पर जस्ट यहाँ पे क्या होगा, स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि उस केस में जब ओरिजिन पर उसका सेंटर लाइन नहीं करेगा तो यहाँ ये कुछ सम वैल्यूज आएंगे, लेट सपोज ये h और k, तो y1 माइनस k आएगा और x1 माइनस h आ जाएगा। तो उससे जब इसका स्लोप OP का स्लोप बिगड़ा तो टेंजेंट का भी स्लोप बिगड़ा। तो जब स्लोप ही बिगड़ गया तो फाइनली ये जो स्लोप जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो इक्वेशन में पूरा चेंज आ जाएगा, इक्वेशन में चेंज आ जाएगा। तो उसके बाद जब आप यही सब प्रोसीजर करोगे ना तो फिर थोड़ा सा आपको चेंजेस वेरिएशन देखने को मिल सकता है उसमें। अभी आपको समझ में आएगा, बस अभी इतना समझो, मैंने जो अभी बस लिख के जो बताया ना वही समझो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैं एक्स इंटू एक्स वन से रिप्लेस कर दूंगा, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से हम लोग रिप्लेस कर देंगे, उसके आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नोट हो गया क्या? आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। फिर हम बात कर लेते हैं इन जनरल, जो कि हमें सर्कल कहीं पे भी लाई करे, अगर सर्कल कहीं पे भी लाई करे तो हम क्या करेंगे। तो इतना सब ये सब तो कह सकते हो फालतू तो नहीं है, बट फिर भी इसको इरेज करते हैं। जो हम लोग का रिजल्ट आया उसको जैसे हम लोग अपने रिकॉल में रखेंगे, अपने दिमाग में उसी को रखना जरूरत है क्योंकि उसी से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब देखो, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, जब हमारा सर्कल ओरिजिन पर लाइन नहीं करेगा तो लेट सपोज मैं इन जनरल की अगर बात कर रहा हूं, इन जनरल, तो मुझे पता है सर्कल का इक्वेशन इन जनरल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे लिख लो इन जनरल, पहले लिख लो इन जनरल। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0? ये सर नो, ये हमारा जनरल इक्वेशन। तो जब आप, जो मैंने आपको प्रोसीजर डिस्कस करके दिखाया, जब सेंटर हमारा 0,0 पर था, तो वही प्रोसीजर जब इस तरह के इक्वेशन के साथ भी करोगे तो आपके साथ क्या वेरिएशन दिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, आप इसको याद रखो। मैं भी एज अ स्टूडेंट इसको ऐसे ही याद रखा हूं, इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमें एक्स स्क्वायर को क्या मानना है, x इंटू एक्स वन, और जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिमाग रखना है वो क्या है कि y स्क्वायर को आपको क्या मान के चलना है, y इंटू वाई वन। और जो आपको थर्ड आपको मान करके चलना है उसमें क्या है कि x को, जो x आपको दिख रहा है उसको आप x प्लस एक्स वन बाई टू। अब कई लोग का दिमाग तो खराब हो गया, सर ये कैसे आया? मैंने क्या बोला, जो प्रोसीजर मैंने 0,0 सेंटर के लिए किया वही प्रोसीजर आप h, k लेट सपोज का सेंटर है, अगर उसके लिए करोगे तो एज इट इज आपको यही वेरिएशन देखने को मिलेगा। जिसको अगर मन करता है, जिसको अगर बिलीव नहीं है मुझ पर, तो वो बिल्कुल कर सकता है और फाइनली यही आ जाएगा। ओके, और जो फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन हमें याद रखना है वो क्या है कि y को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, y प्लस वाई वन अपॉन टू से। ओके, तो ये कुछ बेसिक से ट्रांसफॉर्मेशंस याद रखो। जब ये ट्रांसफॉर्मेशंस आप एक्स स्क्वायर की जगह ये, वाई स्क्वायर की जगह ये, एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये, जब आप इसी इक्वेशन में रख दोगे ना तो जो आपका आएगा वो फाइनली एक टेंजेंट का इक्वेशन होगा एट x1, y1 पॉइंट विच इज लाई ऑन सर्कल एज वेल एज टेंजेंट। ओके, जो सर्कल पर तो लाई करता ही है और उसी पर जब टेंजेंट बना रहे हैं तो फाइनली वो तो जाहिर सी बात है कि टेंजेंट भी उसी पर लाई करेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। एनीवेज, इसे जल्दी से मूव करो, कुछ बहुत अभी हम लोग बेसिक्स पे ही हैं। अभी हमें बात करना है, दो फॉर्म और है। अभी तो हमने जस्ट एक फॉर्म देखा, पॉइंट फॉर्म, इसमें एक फॉर्म और आ जाता है, वो क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामेट्रिक फॉर्म। और जो तीसरा फॉर्म आ जाएगा वो स्लोप फॉर्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लोप फॉर्म। इंपॉर्टेंट तो सारा है बट फिर भी स्लोप फॉर्म पे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। एनीवेज, हो गया क्या? तो इसको इरेज करते हैं फिर। ऑलराइट, ओके, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं यार पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो कैसे याद रखना है ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात आई होप तो आप सबने समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरा सेकंड वो जो पॉइंट है, सेकंड जो मतलब वेरिएशन है, वेरियस टाइप्स ऑफ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो सेकंड टाइप है वो क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब किसी पैरामीटर के टर्म्स में वो रिप्रेजेंट करता है। ये चीज हमने डिस्कस कर लिया था स्ट्रेट लाइन में पैरामीट्रिक का मतलब क्या होता है एज इट इज। ऑलराइट, ओके,
तो पैरामेट्रिक में कुछ नहीं करना होता यार, ये हमारा कोई सर्कल है, ये हमारा कोई सर्कल है, और इस पर अगर मैं आपको बोल दूं सेंटर अभी भी उसका 0,0 पर ही लाई करता है अगर, और यहाँ पर कोई हमने पॉइंट लिया है, तो बताओ, याद करके बताओ कि पॉइंट जो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा था वो क्या होता था। यहाँ पे x1, y1 होता था ना, तो x1 को मैं क्या लिखता था, r cos थीटा, y1 को क्या लिखता था, r sin थीटा। किसको किसको याद है, ये चीज हमने डिस्कस कर चुके हैं, किसमें, सर्कल में ही डिस्कस किया था हमने, r cos थीटा, r sin थीटा, यस और नो। यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा था तो जस्ट एज इट इज हमने वही किया, और यहाँ पे हमने एक टेंजेंट बना दिया, तो कुछ करने की जरूरत है क्या, मतलब ये एज इट इज था क्या। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट इसके लिखूं तो यहाँ पे x1, y1 था पिछले वाला केस में, तो उसमें हमारा इक्वेशन आया क्या था, उसमें हमारा इक्वेशन आया था x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे साफ पता चल रहा है कि x1 की वैल्यू r cos थीटा है और y1 की वैल्यू r sin थीटा है, तो जस्ट उसमें पुट करो ना, तो x की इंटू r cos थीटा प्लस y इंटू r sin थीटा, r sin थीटा इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ओके, अब एक काम करो, r यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे एक r से एक r तो जस्ट कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हम लोग का फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ रहा है इन पैरामेट्रिक फॉर्म, वो क्या आ रहा है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू r। जो इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा करके रखना है, ऐसा ना हो कि हमने यहाँ पर बता दिया और जाते ही फिर हम भूल गए, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पर, जब आपको थ्योरेटिकल पार्ट नहीं क्लियर होगा तो क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। ऑलराइट, ओके, तो नोट करो फिर से भी, पैरामेट्रिक फॉर्म भी हमने जस्ट डिस्कस कर लिया कि कैसे करते हैं हम लोग। हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में यार कोऑर्डिनेट पता था, कोऑर्डिनेट पता था, इनफैक्ट जो हमने पिछला केस डिस्कस किया उसमें भी हमें कोऑर्डिनेट पता था, ये क्या था, x1, y1 था। तो जस्ट मैंने क्या किया, इसका इक्वेशन हमने निकाला था, और वहां पे x1 y1 की जगह क्या है, r cos थीटा r sin थीटा, ये तो हमने पहले निकाल लिया था, तो x1 और y1 की जगह दोनों हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, अब चाहो तो उतना बड़ा फिर से जो हमने किया था इसके लिए लाने, इसको लाने के लिए वही कर सकते हो, फाइनली आएगा यही, लेकिन जो हमने दिमाग लगाया क्या वो गलत है क्या, नहीं, ये भी सही है तो वो भी सही है। ऑलराइट, तो जो थर्ड बच जाता है उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्लोप फॉर्म। तो अभी तक अगर ये नहीं समझ में आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी, लेकिन अगर आपको उसको समझना है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा और साथ साथ थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। नोट हो गया क्या, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ स्लोप फॉर्म में, आखिर में हम लोग टेंजेंट के इक्वेशन को लिखें कैसे स्लोप फॉर्म में। ऑलराइट, तो हमने दो केसेस तो डिस्कस कर लिया, तीन ही केसेस में बनता है, तीन ही वेरियस फॉर्म्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। आप कोई भी बुक उठाओगे तो जो थर्ड वाला है वो क्या कहता है, वो यहाँ पर है कौन सा, स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म। ऑलराइट, तो स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है, एक्चुअली स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है ये समझते हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल हमारा कैसा है आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये हमारे पास कोई सर्कल है, हाँ, ओके, और यहाँ पर जस्ट हमें नहीं पता कि किस पॉइंट पर हमें टेंजेंट लाना है, क्योंकि हमें पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं लाना, हमें स्लोप के रिस्पेक्ट में लाइन का इक्वेशन इस बार लाना है। जो पॉइंट फॉर्म पढ़ा तो उसमें पॉइंट पता था, ये हम लोग स्लोप फॉर्म पढ़ रहे हैं तो हमें किस पॉइंट पर बनाना है ये नहीं पता है अभी। तो जस्ट मान लो हमने इसी पॉइंट पर बनाया और ये बन गया हमारा एक टेंजेंट। ओके, और ये हमारा है क्या, सेंटर, 0,0 भी ले सकते हो, 0,0 भी ले लो, और ये ओ पॉइंट है हमारा। ऑलराइट, लेकिन किस पॉइंट पर बनाएंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना हमें पता है कि यहां पर लिख लो, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज व्हाट। यहां पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, y इक्वल टू mx प्लस c, बिल्कुल। तो आप कहोगे सर यही है क्या, नहीं ये नहीं है, ये तो किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ना, ये जो हमने लिख दिया ये तो किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें ऐसा मैं क्या मैनिपुलेशंस करूं, क्या चेंजेस करूं
ताकि ये केवल इस सर्कल के टेंजेंट को ही रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर बात आ जाती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की, जो कि अभी मैंने जस्ट स्टार्टिंग में ही मैंने बताया। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, याद है क्या किसी को? तो यहाँ पर जस्ट आप लिख सकते हो ये किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मुझे क्या बताना है, इस सर्कल पर टेंजेंट बताना है। तो वो कब होगा? तो यहां पर हम अब डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ऑलराइट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वो क्या होता है? तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में आता है c इक्वल टू प्लस माइनस आर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। बात समझ में आया क्यों मैंने ये पढ़ाया था? क्या ये इंपॉर्टेंट था? बिल्कुल था। क्यों? क्योंकि हमने टेंजेंट का अगर स्लोप फॉर्म पढ़ना था, तो अगर मुझे ये रिलेशन नहीं पता होता तो मैं पढ़ता क्या? अब अगर इस c की जगह अगर आपने ये वैल्यू पुट कर दिया ना, तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा वो केवल क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस सर्कल पर लाई करने वाले जितने भी टेंजेंट्स है वो सबको रिप्रेजेंट करेगा, वो सबको रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ रहे हो? सर्कल पर लाई करने वाले जितने भी टेंजेंट आप बना सकते हो वो सबको वो रिप्रेजेंट करेगा। तो जस्ट मैं उसमें पुट कर रहा हूँ इसको, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया था। तो जब आप पुट करोगे तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा? तो यहाँ आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू में क्या लिख रहा हूँ, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ r रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये जो हमारा इक्वेशन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? स्लोप फॉर्म में किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन, बस आपको उस टेंजेंट का स्लोप पता हो, बाकी तो आप उसका इक्वेशन तुरंत लिख सकते हो। बस इसमें किसका रिक्वायरमेंट है? स्लोप का, और इस सर्कल का रेडियस कितना है वो। बस आपको दो चीजों का अगर नॉलेज है तो आप तुरंत इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो। आपको ये भी नहीं पता रहना चाहिए कि यार किस पॉइंट पर बनाना है, तो भी मैं लिख सकता हूं। ये सर नो, किस पॉइंट पर बनाना है उसके लिए भी मैं लिख सकता हूं। इतना बढ़िया फॉर्मूला आ गया हमारे पास। एनीवेज, इसको जस्ट अभी आप नोट डाउन करो। इसमें थोड़ा सा और मैं डीप में चलता हूं, जस्ट आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग और थोड़ा सा डीप में चलते हैं इसमें। ओके, ऑल राइट। हाँ, तो यहां पर एक और बात अपने दिमाग में रखो, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, यहां पर लिख लो एप्लीकेबल ओनली when center is at origin, ओहो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? एनीवेज यहां पे लिख लो ओनली applicable only when center इज एट 0,0। जब आपका सेंटर कहां पर लाई करेगा? 0,0 पर लाई करेगा, तभी ये फॉर्म अप्लीकेबल होगा, तभी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। अगर इसका सेंटर कहीं और हो जाएगा तो ये डिस्कस हम लोग कल के लेक्चर में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ। ओके, क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। लगभग मैं 4 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर सकता हूँ अभी, तो कल के लेक्चर में मैं इसके बाद का तो शुरू करूंगा ही। फिर पहले थोड़ा सा और लेक्चर बचा हुआ है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। y इक्वल टू mx प्लस माइनस r रूट एम स्क्वायर प्लस 1। अभी तो थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इरेज करूं क्या इसे? एक काम करते हैं, पहले ऊपर वाले इरेज करते हैं, फिर उसके बाद कुछ करेंगे। देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, एक काम करो, इसको भी जस्ट आप ऊपर लिख लो, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा हमें मदद चाहिए होगा इस इक्वेशन का। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो हो गया हम लोग का क्या, उस टेंजेंट का इक्वेशन, लेकिन किस फॉर्म में? स्लोप फॉर्म में। ओके, तो स्लोप फॉर्म में तो पता चल गया कि हाँ टेंजेंट का इक्वेशन ये होगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, इन जनरल जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या पैरामेट्रिक फॉर्म वाला, जो पैरामेट्रिक फॉर्म वाला हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r। यस और नो? और हमने जो इन जनरल अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा
कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी तो हमने यही माना था, वो तो बस हमने c की जगह ये रखा है ना, और कुछ थोड़ा किया है। तो बाकी ये सब चीजें तो सिमिलर ही है, बाकी ये सब चीजें तो सिमिलर ही है ना यार। ओके, तो यहाँ पे मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आप इस ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है उसको इस फॉर्म में चेंज करो। यहां पर एक और बात आ जाता है कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसको मैं पीओसी लिख रहा हूं, क्या यहाँ पर बता सकते हो आप लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ओके, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, ये तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब मैं इस इक्वेशंस को जस्ट मैं इसकी तरह थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं, तो चेंज करो तो जरा। तो एक काम करो, इस वाले टर्म को इधर लेते हो और साइन को जस्ट नीचे डिवाइड करोगे, तो y इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस r अपॉन साइन थीटा। क्या सर यही आएगा क्या? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये जो सेकंड इक्वेशन है और ये जो हमने थर्ड इक्वेशन फाइंड कर लिया, इन दोनों को कंपेयर करो। तो कंपेयर, यहां पे लिख लो, कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करो। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूं जो स्लोप m की वैल्यू है वो माइनस कॉट थीटा है? क्या मैं बोल सकता हूँ स्लोप की वैल्यू माइनस कॉट थीटा? अब कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो हमारा सर्कल है, अगर हमें इसका इक्वेशन लिखना था इन द फॉर्म ऑफ स्लोप, स्लोप फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस दिस, ऑलराइट, जब हमें रेडियस पता हो, स्लोप पता हो। तो अगर हमें ये पता हो किस पॉइंट पर बना है, किस पॉइंट पर, तो वो कैसे निकालेंगे? वो तो इससे नहीं निकल पा रहा है, वो तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे इतना तो बेसिक कंसेप्ट पता है ना कि हम लोग कैसे निकालेंगे। अभी मैं आपको निकाल बता देता हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे। अब देखो, कई लोग के दिमाग में डाउट आ रहा है, सर पिछले में पता था क्या? बिल्कुल, जो पैरामेट्रिक फॉर्म था उसमें तो पता था, यही तो कोऑर्डिनेट तो था, और जो उसके पहले पॉइंट फॉर्म था उसमें तो पता था कि हाँ ये क्या होगा, x1 y1 होगा। मतलब दोनों में हमें पॉइंट पता था कि किस पॉइंट पर हमें टेंजेंट एग्जैक्टली बनाना है, लेकिन इस केस में हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है। तो वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरा मेन मुद्दा इसमें यही है कि जो स्लोप फॉर्म में हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाल तो दिया, लेकिन किस पॉइंट पर वो टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग ला रहे हैं, ये मुद्दा है मेरा। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू ये आ रही है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री आपको याद हो, अगर मैंने पढ़ाया था, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा भी समझ सकते हो। देखो, इसको मैं थोड़ा सा विजुलाइज कराने का आपको कोशिश कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल आप मानो, और लेट सपोज ये क्या है, थीटा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो क्या मैं इस माइनस को यहाँ पर लिख लूँ तो कोई बुराई है क्या? इधर लिख लो तो कोई बुराई नहीं। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या मैं यहाँ पर -1 और m लिख सकता हूँ, है कि नहीं? ओके, ऑलराइट। तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर। अब कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर क्या जरूरी है ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है m वहीं पर निगेटिव हो? अगर निगेटिव सर यहाँ पर ना हो करके इस -1 पर भी हो तो भी वो -m ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले अभी इतना ही करते हैं, इतना तो पहले हमारे डाइजेस्ट हो जाए। तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन जनरल तो पता है कि ये होता है, इन जनरल तो हमें पता है कि ये होता है, लेकिन हमें स्लोप फॉर्म में निकालना है ना, स्लोप फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे मेरा कोशिश ये है कि यहाँ पे अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -m अपॉन √1 प्लस एम स्क्वायर, -m अपॉन √1 प्लस एम स्क्वायर। और यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो ध्यान से देखो, 1 अपॉन √1 प्लस एम स्क्वायर। ये सब ओके, ऑलराइट। लेकिन आप ये चीज गौर करो, जब ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, जब ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। देखा, ये जब निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो आपके दिमाग में जो डाउट आ रहा था, सर -m जरूरी थोड़ी है -m हो सकता है यहाँ -1 रहा होगा,
तो अगर मैं यहाँ पर -m वाला केस ना लेकर के -1 वाला केस लूं तो भी तो कोई बुराई नहीं है। तब जो मैं cos थीटा लिखूंगा तब क्या लिखूंगा, ये cos थीटा ये जब आ रहा है तो sin थीटा ये आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन में बात करूंगा ना तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो cos थीटा अब आप क्या लिखोगे, m अपॉन रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। लेकिन अब आप sin थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, sin थीटा की वैल्यू आप लिखोगे -1 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये सर, तो यहाँ पर हमें एक चीज बहुत अच्छे तरह से दिखने को मिल रही है कि जब cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो sin थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, जब cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर मुझे क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही निकालना था तो एक काम क्यों नहीं करते, ये cos थीटा की वैल्यू इसी में पुट कर दो ना, ये पॉइंट यही तो है cos थीटा, और इस sin थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दो। समझ में आया? इसको जल्दी से नोट करो, पहले इसको पहले जल्दी से डाइजेस्ट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको डाइजेशन नहीं हो पा रहा होगा। जो हम लोग भी जब पहली बार पढ़ते हैं तो दिक्कत होता है, बट फिर भी डाइजेस्ट कर सकते हो आप, इतना भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं चल रही हैं अभी। नोट हो गया क्या? आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ उसका कंसेप्ट। ऑलराइट, यहाँ पर देखो मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। अगर आप जस्ट ये cos थीटा की वैल्यू इसमें जब आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आएगा क्या, तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं क्या लिख सकता हूं कि भैया r है और cos थीटा की वैल्यू क्या निकाले हो, -m ना, तो यहाँ माइनस लगा दो, -rm अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यस और नो? ओके, यस। लेकिन उसी समय जब मैं sin थीटा की वैल्यू तो ये आ रही थी, तो sin थीटा की वैल्यू जब पुट करोगे तो क्या आएगा, तब आएगा आपका r अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो क्या यही है क्या कोऑर्डिनेट? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कोऑर्डिनेट, इसकी जगह हम लोग cos थीटा की वैल्यू ये भी तो पुट कर सकते थे, लेकिन तब sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यहाँ पे मैं आपसे ये गौर कराना चाह रहा हूँ, जब यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा था, और जब ये पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव हो, तो यहाँ पे जब नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव। इस नोटेशन को दिमाग में रखना, ये जब नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और ये जब पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। क्या इतनी बातें क्लियर है? जस्ट मैंने दूसरी बार क्या किया, इसको पुट करके देखा है तो ये वैल्यू आ गई हमारी। इस नोटेशन यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ प्लस माइनस, इसका मतलब क्या है, जब आप इसको माइनस लोगे, ठीक है, जब आप एक कोऑर्डिनेट माइनस लोगे तो एक कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव में आना चाहिए। जब एक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आना चाहिए। क्या बात क्लियर है? तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ज्यादा डाइजेशन आपको मुझे लगता है हो नहीं पाएगा आपको। काम करो जल्दी से इसको नोट करो, फिर और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। हो गया क्या? हो गया? ऑलराइट, इरेज करते हैं फिर इसको। आप अपने दिमाग में बैठा लो भाई, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें ही चल रही है, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आए वो। ओके, तो इसको आप अपने दिमाग में रखो, कुछ उसमें टिपिकल टाइप का चीज है नहीं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कुछ हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो मैंने आज पढ़ाया आपको उसके बारे में हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे डेफिनेटली। हाँ, यहाँ क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, from 5/2, 1, 5/2, 1 to the circle, circle of the triangle,
with vertices 1 √3 और 1 -√3 और क्या हो जाएगा 3 -√3। देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 5/2, 1 टू द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस दिस। ओके, कुछ टिपिकल नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करूं, लेट अस सपोज हमारा ये सर्कल है, ऑलराइट, और ये हमारा क्या है, यहाँ पर मानो ओरिजिन कह रहा हूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पद मानो, इस तरह समझो, जस्ट समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, यहां से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं टू द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, ये इसके अंदर कोई ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उस ट्राइंगल की मदद से ही हमने ये सर्कल प्लॉट किया है, तो वो ट्राइंगल का वर्टाइसेस दिया हुआ है। अब इसी को थोड़ा समझते हैं, 1 √3 का मतलब क्या है। अगर 1 √3 अगर मैं यहां पे लू, ओके, तो 1 -√3 कहां होगा। तो एक चीज गौर करो, अगर लेट अस सपोज आपका ओरिजिन अगर यहां पर है, या फिर ये समझो कि इन दोनों जो पॉइंट है, अगर इसको आप नहीं भी बनाते हो, जस्ट इसको बेसिक नॉलेज हम लोग कर सकते हैं, ये 1 और यहाँ पे भी 1, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ आप इक्वल दूरी चले हो, यस और नो। 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पर भी, एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब यहीं पे जस्ट इसके सीधे में ही आएगा कहीं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चले यहाँ √3 है तो यहाँ -√3 है, तो यानी एज इट इज हमें पता चल गया कि एक्स की डायरेक्शन में ऐसे ही चला होगा, तो यहाँ पर हमें मिल गया होगा क्या, ये अगर हम मान रहे हैं कि 1 √3 है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा 1 -√3 हो जाएगा क्या, ओके। और आपको अगर इन दोनों में थोड़ा सा गौर करना है, तो यहाँ भी -√3, यहाँ पे भी -√3, इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस में हमने सेम चला है, ऐसा नहीं है कि वेरी कर दिया, इन दो पॉइंट्स में y एक्सिस में हमने सेम चला है, लेकिन x एक्सिस में वेरिएशन हो रहा है। अगर ये 1 है तो x एक्सिस में हमने चला है, तो x एक्सिस में चलो, तो चल दिया था हमने x एक्सिस में, और ये जो हाइट है वो अभी भी -√3 है, देखो जरा हाइट अभी भी कितना है -√3 है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं। अब जस्ट इसको भी मीट कर दो, अब जस्ट इसको भी मिला दो, तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिखा। जस्ट यही विजुअलाइजेशन था और कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यानी अगर आपको पता हो कि अगर कोई सर्कल में कोई भी अगर एक कॉर्ड है और वो अपने सर्कम सर्कल पर 90 डिग्री बनाता है, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो कॉर्ड डायमीटर हो, ये सर। तो यानी ये हमारा डायमीटर है, और अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, तो क्या मैं यहाँ पे दिस इंप्लॉय करके लिख सकता हूं AB इज अ डायमीटर, AB इज अ डायामीटर, ये सब ओके। तो अगर AB एक डायमीटर है, तो क्या मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकता हूं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं x - x1 मींस x - 1 into x - 3 प्लस y - what, y - √3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y प्लस √3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, y प्लस √3 इज इक्वल टू 0। जस्ट आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर और -3x - x तो -4x, और जब उसमें मल्टीप्लाई होगा तो +3 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ a - b इंटू a + b, तो यानी y स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो एक सर्कल का इक्वेशन हमें बनते हुए दिख गया, क्या बना वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x, और ये +3 से -3 जस्ट कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा हो गया कैंसिल, और उधर आ गया क्या 0। तो ये हमारा एक सर्कल का इक्वेशन तो आ गया। अब हमें ये पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट से हमें कोई टेंजेंट बना रहा है, तो कितने टेंजेंट पॉसिबल है, कितने टेंजेंट्स पॉसिबल है। तो अगर आपको दिमाग में ये हो, अगर मान लो कि ये हमारा सर्कल है, अगर ये पॉइंट 5/2, 1 जो है अगर इस सर्कल के अंदर लाई करता है, तो क्या तुम इस पॉइंट से कभी भी इस सर्कल पर टेंजेंट बना सकते हो क्या।
मुझे तो नहीं लगता। अगर ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई करता है तो क्या इस सर्कल पर टेंजेंट बना सकते हो? क्या इस तरह से बनाओगे क्या? ये तो कट कर गया। टेंजेंट का है, टेंजेंट मींस टच करना, नॉट कट करना। ओके, तो अब हमारा काम सबसे पहले ये होना चाहिए कि क्या ये 5/2, 1 जो है उस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है कि बाहर लाई कर रहा है कि उसी के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये कैसे प्रूफ करोगे आप? तो जस्ट इस पॉइंट को हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो हमें यहाँ पर इतना तो पता है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं s की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? x² + y² और यहाँ पर आ जाएगा -4x। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और चीज लिखूं s1 उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x1² + y1² -4x1 और यहाँ पर x1 y1 कौन है? ये है। तो x1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 20, यहाँ पर x1 का स्क्वायर 25/4 प्लस y² मीन्स 1 माइनस 4x। 4x का मतलब क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा कितना? 4 यहाँ से एलसीएम होगा, 25 + 4 29 माइनस 40। यार अल्टीमेटली यहाँ से हमारा क्या दिखते हुए नजर आ रहा है कि S1 की जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, S1 की जो भी वैल्यू आ रही है वो आ तो रही है निगेटिव ना। तो निगेटिव का मतलब क्या होता है कि ये जो पॉइंट है वो हमारा सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो क्या वहां से कोई भी टेंजेंट बनाना पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता और होगा भी नहीं। लेकिन अगर ये पॉइंट बाहर लाई करता तो यहां से अगर हम लोग एक लाइन खींचते तो बिल्कुल उस सर्कल को टच करके निकल जाता। लेकिन अगर यहां से कोई भी लाइन ड्रॉ करो, देखो कट करके निकल रहा है और यहां से भी देखो कट करके निकल गया। ये भी मतलब अगर सर्कल के अंदर लाई करेगा कोई भी पॉइंट तो उस पॉइंट से हम लोग कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमारा तो वही तो क्वेश्चन था कि कितने टेंजेंट्स बन पाएंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा क्या? 0। एक भी टेंजेंट हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा फाइनली कंक्लूजन क्या बनता है कि 0 टेंजेंट पासिंग थ्रू या फिर मेक फ्रॉम 5/2, 1। ये जस्ट हमारा कैलकुलेशन का फंडा था और जस्ट हमें कैलकुलेट, ये तो हमारा बेसिक सा था। ये तो हमने बहुत सारे लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी कवर अप कर चुके थे। लेकिन जो मेन आपको सीखना था वो क्या था कि 5/2, 1 को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके ये देखे हैं कि क्या ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा है क्या अंदर लाई कर रहा है या फिर उसी के ऊपर लाई कर रहा है। तो उसकी मदद से हमने जस्ट बना दिया। एनीवेज इसे जल्दी से नोट करो। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क कर देता हूँ, फिर अगले जो चीजें बचे हुए हैं उसको हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, ओके। तो आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन आपको होमवर्क कर दे देते हैं। लिख लो भाई, यहीं पर लिख लो। यहां पर आपको बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3x - 4y 3x - y plus k is equals to 0 will be tangent to the circle, will be tangent to the circle x square plus y square is equals to 10, x square plus y square is equals to 10। ये आप ले जाओ अपने होमवर्क के लिए। बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बहुत सा टिपिकल इसमें है ही नहीं। ऑलराइट, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपको? k की वैल्यू पूछी जा रही है और ये जो आपका लाइन का इक्वेशन दिया है वो इस सर्कल पर क्या है? टेंजेंट है। ऑलराइट, और उसका इक्वेशन आपको पहले से पता है और k की वैल्यू बतानी है। तो इसको आप कर सकते हो बाय कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वो वाला फॉर्मूला याद रखें। ऑलराइट, एनीवे तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।